नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 13 तक याद किया था। आज हम दोस्तों अनुच्छेद 14 से आगे याद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद 14। ध्यान दीजिए, हमने भाग 3 मौलिक अधिकार प्रारंभ किया है दोस्तों। भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसमें हमें अनुच्छेद पढ़ना है दोस्तों 12 से 35। सबसे पहले दोस्तों हम भाग 1 से एक शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं अनुच्छेद का। ध्यान दीजिएगा, भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा या भूमि अधिग्रहण द्वारा। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा या स्वदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता के बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। इसके बाद हमने प्रारंभ किया दोस्तों भाग 3। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 14। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों, भारत के संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए दोस्तों। पहला मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिए, समानता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ध्यान दीजिए दोस्तों, समानता का अधिकार जो हमें प्रदत्त पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 14। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि अर्थात दोस्तों कानून, विधि अर्थात कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 है दोस्तों कानून के समक्ष समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद कहना चाहता है दोस्तों, आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म के हो, किसी भी कहीं भी आपका जन्म हुआ हो दोस्तों, आपके लिए कानून समान होगा। अर्थात भारत में किसी भी वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म के लोगों के लिए दोस्तों आपका कानून समान होगा। ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है दोस्तों, यह अनुच्छेद कहना चाहता है किसी भी भारतीय नागरिक से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से या विदेशी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर कानून में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात यहां पर अनुच्छेद 14 कहता है दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ध्यान दीजिए दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि का मतलब है दोस्तों कानून। मैं यहां पर कानून को 2 प्रकार से परिभाषित कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कानून को 2 प्रकार से समझते हैं। इस आर्टिकल को समझने के लिए मैं थोड़ी सी बातें आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, विधि या कानून। ध्यान दीजिए, विधि की समानता अर्थात कानून की समानता। ध्यान दीजिए दोस्तों, विधि की समानता या कानून की समानता, इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि कानून सभी के लिए समान होगा। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश या जन्म स्थान से संबंधित हो, आप सभी के लिए कानून समान होगा। इस अवधारणा को लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। इस बात को यह बात प्रेरित है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। जबकि
जबकि दोस्तों विधि का समान संरक्षण किया जाएगा, यह प्रेरित है अमेरिका के संविधान से। ध्यान दीजिए दोस्तों, जबकि विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। ध्यान दीजिए दोस्तों, विधि को हमने दो प्रकार से डिस्क्राइब किया दोस्तों। एक है विधि की समानता, अर्थात कानून सभी के लिए समान होगा, यह प्रेरित है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। जबकि विधि का समान संरक्षण यह प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या अपवाद है समझिएगा। अनुच्छेद 14 के अपवाद को समझते हैं दोस्तों, इसके अपवाद को समझते हैं। पहला पकड़ते हैं दोस्तों विधि की समानता का पहला अपवाद है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका अपवाद है दोस्तों समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44, समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 जो कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 44 है दोस्तों समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, या हम किसको कह सकते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता संपूर्ण भारत में लागू नहीं है, अर्थात दोस्तों ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कानून को दो कैटेगरी में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है दीवानी सिविल मामले और एक होता है दोस्तों फौजदारी मामले, क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस प्रकार से भारत में दोस्तों जो फौजदारी मामले हैं उस मामलों में सभी के लिए कानून समान है, लेकिन सिविल मामले अर्थात दीवानी मामलों में भारत में सभी के लिए कानून समान नहीं है, अर्थात ये अनुच्छेद 14 के विधि की समानता का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 44 में है दोस्तों समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता। ये भारत में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गोवा राज्य में, ये सिर्फ और सिर्फ गोवा राज्य में लागू है और भारत के किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है दोस्तों। जैसा कि हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, जैसे कि हिंदुओं में चाहे विवाह हो या तलाक हो या संपत्ति के मामले हो दोस्तों, इसे सिविल कोड के अंदर रखा गया है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम। इसे रखा गया है दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। अर्थात हिंदुओं से संबंधित जो भी सिविल मामले हैं दोस्तों, इसको रखा गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। जबकि इस्लाम धर्म को मानने वाले से संबंधित जो सिविल मामले रखे गए हैं दोस्तों, इसे रखा गया है शरीयत कानून के अंतर्गत दोस्तों। इसे रखा गया है दोस्तों शरीयत कानून 1937 के अंतर्गत, 1937 के अंतर्गत। और सिखों से संबंधित सिविल मामले को रखा गया है दोस्तों आनंद विवाह अधिनियम, आनंद विवाह अधिनियम 1909 के अंतर्गत। इसे रखा गया है दोस्तों आनंद विवाह अधिनियम 1909 के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में अभी संपूर्ण राज्यों में समान सिविल संहिता अर्थात अनुच्छेद 44 लागू नहीं है। यह सिर्फ लागू है दोस्तों गोवा में। अर्थात भारत में हिंदू, मुस्लिम और सिखों से संबंधित जो सिविल मामले हैं ये क्रमशः हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुसलमानों के लिए शरीयत कानून 1937 और सिखों के लिए आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत इसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों विधि का समान संरक्षण ये प्रेरित है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, लेकिन इसके भी अपवाद है दोस्तों। इसका अपवाद है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अपवाद है अनुच्छेद 311। इसका अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 में लिखा गया है दोस्तों लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। लोक सेवकों को, ध्यान दीजिए, लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। इसमें लिखा गया है दोस्तों लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, जो कि दोस्तों आपके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।
और अनुच्छेद 361 में लिखा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 361 में लिखा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। तो ये दो आर्टिकल अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण तथा अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये दोस्तों अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने थोड़ा सा डिस्कस किया अनुच्छेद 14, जिसमें लिखा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 15 को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15 को समझते हैं दोस्तों, देखिएगा अनुच्छेद 15 में लिखा है दोस्तों सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में लिखा गया है दोस्तों, सामाजिक समानता का अधिकार। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 15 है दोस्तों सामाजिक समानता का अधिकार। इसमें हमें पढ़ना है दोस्तों अनुच्छेद 15(1) से लेकर अनुच्छेद 15(5) तक। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(1). अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात यहां पर अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों, आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के हो दोस्तों, आपसे किसी भी स्थिति में समाज में भेदभाव नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद 15(2) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक, ध्यान दीजिए दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां क्या कहना चाहता है, देखिए दोस्तों, किसी भी अनुच्छेद 15(2) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 23 नवंबर 1925 में छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव लोचन मंदिर में दोस्तों अछूतों का या दलितों का या हरिजनों का दोस्तों मंदिर प्रवेश करवाया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों सामाजिक समानता को बढ़ावा देना या सामाजिक समानता के प्रति जागरूकता हासिल करना। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यहां पर पकड़ना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ये आपका है दोस्तों बलौदाबाजार, ये आपका है रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद में ये है दोस्तों राजिम में है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर। राजिम में स्थित है दोस्तों राजीव लोचन मंदिर। तो 23 नवंबर, दिमाग में उठाइएगा दोस्तों, 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया दोस्तों राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन। राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन, जिसका उद्देश्य था दोस्तों, इसके नेतृत्व करता थे
पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका उद्देश्य था दोस्तों अछूतों उद्धार करना, अछूतों का उद्धार करना दोस्तों, दलित उद्धार करना, दलितों का उत्थान, दलितों का उत्थान करना या हरिजनों का उत्थान करना या अछूतों का उद्धार करना। यहां पर दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राजीव लोचन मंदिर में 23 नवंबर 1925 को राजीव लोचन मंदिर प्रवेश आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसके तहत उन्होंने हरिजनों को या दलितों को दोस्तों राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया। यहां पर देखिए दोस्तों अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा गया है, किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात हम किसी भी भारतीय नागरिकों को बाग बगीचा, उद्यान, सिनेमा घर, रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य सामाजिक स्थलों में जाने से नहीं रोक सकते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 15(2) के अनुसार। या किसी भी भारतीय नागरिक को मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने से नहीं रोका जा सकता। यह हमारा दोस्तों मौलिक अधिकार है। चलिए अनुच्छेद 15(2) के बाद देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(3). ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(3) देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15(2) के बाद हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(3). ध्यान दीजिएगा, तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) में लिखा गया है दोस्तों महिलाओं को विशेष प्रावधान। इसमें लिखा गया है दोस्तों महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान। ध्यान दीजिए दोस्तों, महिलाओं व बच्चों को लिखा गया है दोस्तों विशेष प्रावधान। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं व बच्चों को लिखा गया है दोस्तों विशेष प्रावधान। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15(3) में लिखा गया है दोस्तों सामाजिक समानता स्थापित करने हेतु राज्यों को महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाए। ध्यान दीजिए दोस्तों, समाज में समानता की भावना विकसित करने हेतु राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान देगी। इसी के तहत दोस्तों महिलाओं के संरक्षण के लिए देखिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं। 1961 में बनाया गया है दोस्तों, 1961 में बनाया गया है दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम। इसी के अंतर्गत बनाया गया है दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1961 में महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। 1990 में बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। और इस अधिनियम के तहत दोस्तों 2 साल बाद 1992 में स्थापित किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं के अधिकारों के सुरक्षा हेतु दोस्तों भारतवर्ष में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों 2005 का पकड़ना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं का 2005 में कानून बनाया गया है दोस्तों महिलाओं का घरेलू हिंसा, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 2005 में कानून बनाया गया है दोस्तों महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। वर्ष 2013 में इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाया गया है दोस्तों कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013 में बनाया गया है दोस्तों कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण निषेध व रोकथाम अधिनियम 2013।
तो इस प्रकार से दोस्तों महिलाओं को ध्यान दीजिए, इस प्रकार से दोस्तों महिलाओं को सामाजिक समानता प्रदान करने हेतु दोस्तों यह कानून बनाया गया है। ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 15(3) में लिखा गया है दोस्तों, राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह महिलाओं व बच्चों को विशेष प्रावधान करके सामाजिक समानता का भाव विकसित करेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसके अंतर्गत 1961 में बनाया गया है दोस्तों दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1961। 1990 में बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। 1992 में दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। 2005 महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 और 2013 में बनाया गया है दोस्तों कानून कार्यस्थलों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम 2013। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 15(4). बाद में इन सब अनुच्छेद को दोस्तों हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन सब अनुच्छेद को और डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको अनुच्छेद को समझाने के लिए कुछ बातें बता रहा हूं। अब देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(4). ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) क्या है? SC ST OBC SC ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण, यहां लिखा गया है दोस्तों SC ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण, शिक्षा में विशेष आरक्षण। ध्यान दीजिए दोस्तों, शिक्षा में विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 15(4) कहता है दोस्तों SC ST को शिक्षा में विशेष आरक्षण। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थान में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 15(4) कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) कहता है दोस्तों अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को शिक्षा में शैक्षणिक संस्थानों में दोस्तों विशेष आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यह मामला आया था चंपाकम बनाम मद्रास राज्य वाद के तहत चंपाकम बनाम मद्रास राज्यवाद के प्रभाव के तहत दोस्तों एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15(4). 15(4) के तहत दोस्तों शैक्षणिक संस्थानों में SC ST को दोस्तों SC ST को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, SC ST को शिक्षण संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। यह आया था दोस्तों चंपाकम बनाम मद्रास राज्यवाद के तहत, जिसके तहत दोस्तों पहले संविधान संशोधन 1991 के तहत जोड़ा गया आर्टिकल दोस्तों 15(4), जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में SC ST को विशेष आरक्षण दिया जाएगा। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 15(4). अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 15(5). ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) है दोस्तों OBC को, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग को, OBC को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा, विशेष आरक्षण दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों अनुच्छेद 15(4) की तरह अनुच्छेद 15(5) बनाया गया है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16 है दोस्तों, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता, अवसरों की समानता।
ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों, भारत में जो भी लोक नियोजन निकाले जाएंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब निकाले जाएंगे दोस्तों, इनमें सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी के तहत आर्टिकल जोड़ा गया है दोस्तों अनुच्छेद 16(1), जिसमें लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, इसमें लिखा गया है दोस्तों, समस्त भारतीय नागरिक को लोक नियोजन में तथा नियुक्ति में दोस्तों समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16(1) में लिखा गया है दोस्तों, लोक नियोजन, ध्यान दीजिए दोस्तों, लोक नियोजन व नियुक्ति में नियुक्ति संबंधी कार्यक्रम में दोस्तों समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किए जाएंगे। अर्थात समस्त भारतीयों को दोस्तों लोक नियोजन व नियुक्ति में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह कहता है दोस्तों अनुच्छेद 16(1). अनुच्छेद 16(2) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर लोक नियोजन व नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(2) लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, धर्म, जाति, मूल वंश, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन अर्थात गवर्नमेंट जॉब, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 कहता है दोस्तों अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16(1) है दोस्तों, लोक नियोजन या नियुक्ति में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16(2) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, अर्थात लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया सकता। अनुच्छेद 16(3) कहता है दोस्तों निवास की अर्हता। अनुच्छेद 16(3) कहता है दोस्तों निवास की अर्हता अर्थात निवास की योग्यता। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पहला संविधान, ध्यान दीजिए दोस्तों, निवास की अर्हता, ध्यान दीजिएगा, यहां पर है दोस्तों 16(3) निवास की अर्हता। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निवास की अर्हता 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दोस्तों अनुच्छेद 16(3) को जोड़ा गया, जिसके तहत दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दोस्तों लोक नियोजन व नियुक्ति संबंधी में विशेष आरक्षण दिया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, निवास की अर्हता अर्थात 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत अनुच्छेद 16(3) जोड़ा गया है, जिसके तहत लिखा गया है दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष आरक्षण दोस्तों विशेष आरक्षण। इसका मतलब यह है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग दोस्तों सीजीपीएससी को। ध्यान दीजिए, सीजीपीएससी में यदि आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है, यदि आप दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो आप सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन, यदि आप पुरुष है तो आप दोस्तों पुरुष होने के कारण 40 वर्ष तक, अर्थात यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन पुरुष होने पर 40 वर्ष की आयु तक आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य के
अगर स्टूडेंट है तो आपके पास छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात आप सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन 30 वर्ष की आयु व्यवस्था तक ही दे सकते हैं। ये एक आरक्षण प्रोवाइड किया गया दोस्तों निवास प्रमाण पत्र के आधार पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यदि आपके पास आप सीजीपीएससी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं लेकिन आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल है तो आप सीजीपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। अर्थात निवास प्रमाण पत्र किसी अन्य राज्य के स्टूडेंट के लिए अयोग्यता को दर्शाता नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो यह है 16(3) निवास की अर्हता। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4). देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, देखिएगा। अनुच्छेद 16(4) देखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों, यदि राज्य चाहे तो वह एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) में है दोस्तों, यदि राज्य चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। विशेष आरक्षण दे सकती है, ध्यान दीजिए दोस्तों, विशेष आरक्षण दे सकती है। 16(4) में लिखा है दोस्तों, यदि राज्य चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला व निःशक्त जन को लोक नियोजन में दोस्तों विशेष आरक्षण दे सकती है। यहां ध्यान देना है दोस्तों, राज्य से तात्पर्य है दोस्तों, अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा, जिसके अंतर्गत आता है दोस्तों केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी। अर्थात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई जॉब है दोस्तों तो उसमें आरक्षण देने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 16(4) के तहत केंद्र सरकार को। यदि राज्य सरकार का कोई जॉब वैकेंसी निकला है दोस्तों तो उसमें आरक्षण देने या ना देने का प्रावधान सिर्फ कर सकता है दोस्तों राज्य सरकार। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को कि यदि राज्य चाहे तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। जैसे कि समझते हैं दोस्तों, हमारे पास भारत में आरक्षित वर्ग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। आरक्षित वर्ग है दोस्तों अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी। इनको कुल कितना आरक्षण दिया जाता है ये डिस्कस करते हैं हम लोग दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आरक्षण ध्यान दीजिए। भारत में आरक्षण, भारत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आरक्षण, भारत में आरक्षण ध्यान दीजिए। अगर हम भारत में आरक्षण को इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों तो यहां पर एससी को सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आरक्षण मिलता है दोस्तों 15%, एसटी को मिलता है दोस्तों 7.5%, ओबीसी को मिलता है दोस्तों 27% और ये हो जाता है दोस्तों 49.5%। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आरक्षण का जो तय सीमा है दोस्तों वो है 49.5%। अगर हम छत्तीसगढ़ में आरक्षण को ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में यही सिनारियो है दोस्तों। एससी को 12% का आरक्षण, एसटी को है दोस्तों 32% का आरक्षण, जबकि ओबीसी को है दोस्तों 14% का आरक्षण। और यह आरक्षण है दोस्तों तय सीमा से ज्यादा अर्थात 58%। ध्यान दीजिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है दोस्तों यह है 58%। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1992 में दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1992 में इंदिरा साहनी जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है दोस्तों,
1992 में आया था दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इसमें इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1992 में आया है दोस्तों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। इसके तहत इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया था। इसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 9 सदस्य की पीठ बैठी और उन्होंने 6:3 के आधार पर अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित किया। तो 1992 में आया दोस्तों इंदिरा साहनी भारत संघवाद, जिसमें इंदिरा साहनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित करने का अनुग्रह किया, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि 9 सदस्य की पीठ ने 6:3 के अनुपात में अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित किया, जिसके तहत दोस्तों 16(4) की परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय की, ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने की 9 सदस्य की पीठ ने दोस्तों, 9 सदस्य की पीठ ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, 9 सदस्यीय पीठ ने 6:3 के अनुपात में दोस्तों अनुच्छेद 16(4) को परिभाषित किया दोस्तों। इनके अनुसार ध्यान दीजिए, पहली बात, इनके अनुसार ध्यान दीजिए दोस्तों, 50% से अधिक, ध्यान दीजिए, 50% से अधिक कोई भी राज्य, चाहे भारत संघ हो या कोई राज्य हो, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 16(4) में पहली बात कही गई दोस्तों, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में 27% का ओबीसी को दिया जाने वाला जो आरक्षण है दोस्तों, इसे वैध माना गया, इसे दोस्तों वैध माना गया। तीसरा बात, यदि ओबीसी में क्रीमी लेयर कोई है दोस्तों, तो क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, अर्थात क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। चौथा था दोस्तों, ध्यान दीजिए, 50%, 27% क्रीमी लेयर। इसके बाद ध्यान दीजिए दोस्तों, आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आरक्षण का लाभ जाति के आधार पर दिया जाएगा, धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा। और पांचवा था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पांचवा है दोस्तों, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, आरक्षण नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण केवल नियुक्ति में दिया जाएगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो यह था दोस्तों 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेकिन वर्तमान में ये 50% के ऊपर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत, ध्यान दीजिए दोस्तों, 80वां संविधान संशोधन 2000 के तहत दोस्तों लाया गया अग्रनयन का सिद्धांत, अग्रनयन का सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड रूल लाया गया दोस्तों। इसके तहत पिछले बैकलॉग को जोड़कर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। तो वर्तमान में दोस्तों 50% से अधिक आरक्षण अग्रनयन के सिद्धांत या बैकलॉग के प्रिंसिपल के आधार पर दिया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यह पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है पदोन्नति। ध्यान दीजिए, पदोन्नति में ध्यान दीजिए, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) का, अनुच्छेद 16(4) का में लिखा गया है दोस्तों, 77वां संविधान संशोधन 1995 के तहत पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो वर्तमान में दोस्तों 50% से यदि अधिक आरक्षण दिया जाएगा तो केवल और केवल अग्रनयन के सिद्धांत के अनुसार, 80वां संविधान संशोधन 2000 के अनुसार, जबकि पदोन्नति में पहले आरक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार नया आर्टिकल जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 16(4) का, जिसके अनुसार
पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 16(4) क। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 16(4) क क्या कहता है। ध्यान दीजिए अनुच्छेद 16(4) क क्या कहता है। इसमें लिखा गया है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। आरक्षण दिया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 216 में है दोस्तों अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16(1) है लोक नियोजन तथा नियुक्ति में सभी भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16(2) है दोस्तों किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(3) है दोस्तों निवास की अर्हता। अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों यदि राज्य चाहे तो SC, ST, OBC, महिला तथा निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) क है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। ध्यान दीजिए दोस्तों अनुच्छेद 17। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। ध्यान दीजिए दोस्तों अनुच्छेद 17 कहता है दोस्तों राज्यों का यह कर्तव्य होगा। ध्यान दीजिए राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह समाज में समानता का भाव लाने हेतु अस्पृश्यता का अंत करेगी तथा नागरिकों के बीच समानता का भाव विकसित करेगी। तो इसके तहत है दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास समझते हैं दोस्तों। इतिहास में क्या 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 हुआ देखिए ये आपका है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिए दोस्तों ये आपका है भारत। ये पकड़ना है दोस्तों भारत। ये हमारा देश है दोस्तों भारत। ध्यान दीजिए ये आपका है दोस्तों LOC आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन, लद्दाख। ये आपका पकड़ना है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये आपका है राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के साथ कंसेक्यूटिव मैनर में लगा हुआ है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। ये आपका है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिए दोस्तों भारत में समय समय पर हरिजनों के उत्थान हेतु कई आंदोलन चलाए गए हैं जिसका उद्देश्य था दोस्तों दलित उत्थान आंदोलन। जिसका उद्देश्य था दोस्तों दलितों का उद्धार करना या हरिजनों का उत्थान करना या छूतों का उद्धार करना दोस्तों। जैसे कि ये आपका पकड़ना है दोस्तों महाराष्ट्र का मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई में दोस्तों उद्देश्य है दोस्तों अछूतों का उद्धार। ध्यान दीजिए दोस्तों उद्देश्य है दोस्तों अछूतों का उद्धार। अछूतों का उद्धार या हरिजनों का उत्थान या हम कह सकते हैं दोस्तों हरिजन उत्थान। ध्यान दीजिए दोस्तों भारत में हरिजन उत्थान या अछूतों का उद्धार हेतु कई आंदोलन चलाए गए हैं दोस्तों जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हरिजनों के बीच उनके मौलिक अधिकार का उन्हें ज्ञान हो। ध्यान दीजिए दोस्तों जैसे मुंबई से प्रारंभ किया गया है दोस्तों 1873 में प्रारंभ किया गया दोस्तों। 1873 में प्रारंभ किया गया दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फूले के द्वारा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य है दोस्तों हरिजन उत्थान करना। ज्योतिबा
फूले के द्वारा दोस्तों हरिजन उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई मुंबई में। ध्यान दीजिए दोस्तों 1924 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई दोस्तों, दलित वर्ग की स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका उद्देश्य था दोस्तों हरिजन का उत्थान करना। ऐसा ही हरिजनों के उत्थान हेतु हरिजन उत्थान आंदोलन चलाया है दोस्तों महात्मा गांधी ने दिल्ली के किंग्सवे कैंप में प्रारंभ किया था दोस्तों। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में प्रारंभ किया था दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी ने 1932 में प्रारंभ किया था दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। महात्मा गांधी ने, ध्यान दीजिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने अछूतों के उद्धार हेतु भारत में सामाजिक समानता के विकास हेतु दिल्ली के किंग्सवे कैंप से प्रारंभ किया था दोस्तों 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। ध्यान दीजिए किंग्सवे कैंप, यह है दोस्तों किंग्सवे कैंप। दिल्ली के किंग्सवे कैंप से महात्मा गांधी ने 1932 में प्रारंभ किया दोस्तों अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, जिसके तहत ध्यान दीजिए 1933 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम परिवर्तित करके किया दोस्तों हरिजन सेवक संघ। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई 1932 में, लेकिन अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ का नाम कब परिवर्तित हुआ 1933 में। इसी के तहत महात्मा गांधी ने 1933 में दोस्तों हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया जिसका उद्देश्य था कि भारतीयों में समानता की भावना का विकास हो। ध्यान दीजिए इसी के तहत महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ के रायपुर आए थे दोस्तों, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य था अछूतों का उद्धार करना। तो रायपुर आए थे दोस्तों महात्मा गांधी 22 नवंबर 1933 में और यहां पर निवासरत रहे दोस्तों महात्मा गांधी 28 नवंबर 1933 तक। तो महात्मा गांधी का अछूतों उद्धार आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ दूसरी बार आगमन हुआ दोस्तों 22 नवंबर 1933 को और महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ से वापस गए दोस्तों 28 नवंबर 1933 को। तो इस तरह महात्मा गांधी जी का दूसरी बार हुआ था दोस्तों छत्तीसगढ़ आगमन। ये था दोस्तों 22 नवंबर 1933 से 28 नवंबर 1933। कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 18। ध्यान दीजिए दोस्तों अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। बाद में इसको दोस्तों एक एक अनुच्छेद को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक व्यू समझिए। अनुच्छेद 18 क्या कहता है समझिए दोस्तों। अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। ध्यान दीजिए दोस्तों अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। लेकिन भारत में सामाजिक, शैक्षणिक व सैन्य क्षेत्रों में दोस्तों प्रोत्साहन हेतु उपाधियां दी जाती है। इसे लिखा गया है दोस्तों अनुच्छेद 18(1) में। ध्यान दीजिए भारत में सैन्य, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु उपाधियां दी जा सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों अनुच्छेद 18 लिखा गया है दोस्तों उपाधियों का अंत। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 में लिखा गया है दोस्तों, इसी का अपवाद है दोस्तों अनुच्छेद 1 जिसमें लिखा गया है दोस्तों
सैन्य, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु भारत में उपाधियां दी जा सकती है। इसी के तहत दोस्तों भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई। 2 जनवरी 1954 में दोस्तों भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई। नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई दोस्तों, भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसके तहत दिया जाता है दोस्तों भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों पद्म विभूषण। दूसरा है दोस्तों पद्म विभूषण। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों भारत में पद्म भूषण, पद्म भूषण। चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों पद्म श्री। चौथा है दोस्तों पद्म श्री। ये सबको हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेलिंग में। अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 18 एक है दोस्तों, भारत में सैन्य, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में प्रोत्साहन हेतु उपाधियां दी जा सकती है। इसलिए 2 जनवरी 1954 से दोस्तों भारत में नागरिक पुरस्कार की स्थापना की गई और यहां पर दोस्तों भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया जाता है। अनुच्छेद 18(2) ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 18(2) में लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। 18(3) में लिखा गया है दोस्तों, भारत में निवासरत किसी भी विदेशी नागरिक को उपाधि लेने से पहले, भारत में उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 18(4) लिखा गया है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासरत विदेशी नागरिक को किसी अन्य देश से उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने अनुच्छेद 18 तक याद किया। चलिए एक रिवीजन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक रिवीजन देखते हैं दोस्तों। भाग 1 संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 में है दोस्तों इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 है दोस्तों नए राज्य का निर्माण विदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 3 है दोस्तों नए राज्य का निर्माण स्वदेशी भूमि द्वारा। अनुच्छेद 4 नए राज्य निर्माण की प्रक्रिया। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10 नागरिकता का बने रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के परिप्रेक्ष्य में संसद की शक्ति। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 है दोस्तों राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है मौलिक अधिकार के संरक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है दोस्तों सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15(1) है दोस्तों, ध्यान दीजिए, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(2) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जा सकता। अनुच्छेद 15(3) है दोस्तों, महिलाओं तथा बच्चों को विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) है दोस्तों, SC ST को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 15(5) है दोस्तों, OBC को शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 16 है दोस्तों अवसरों की समानता। अनुच्छेद 16(1) है दोस्तों लोक नियोजन तथा नियुक्ति में समस्त भारतीयों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 16 है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16(3) है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 16(3) है दोस्तों निवास की अर्हता। अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों, यदि राज्य चाहे तो SC ST OBC महिला व निःशक्त जन को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया सकता है। अनुच्छेद 17 है दोस्तों अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18(1) है दोस्तों सैन्य, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रों में भारतीयों के प्रोत्साहन हेतु उपाधियां दी जा सकती है। अनुच्छेद 18(2) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक को
उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 16(3) है दोस्तों, भारत में निवासरत किसी विदेशी नागरिक को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अनुच्छेद 16(4) है दोस्तों, किसी भी भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासरत विदेशी नागरिक को किसी अन्य देश से उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19।